सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम थार डेजर्ट को देख रहे थे, राइट। थार डेजर्ट को फिर से देखना होगा। सो इसको हम इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। और ये हमारा इंडियन डेजर्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? इंडियन डेजर्ट आपको लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरवली हिल। जो अरवली माउंटेन रेंज है, अरवली की हिल्स है, उसके वेस्ट मार्जिन में आपको थार का डेजर्ट देखने को मिलता है, जिसको हम इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स। तो यहाँ पे सैंडी प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं और बीच बीच में ड्यून्स भी देखने को मिलते हैं। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। तो यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होता है वो 150 mm का होता है, मतलब बिलो 15 सेंटीमीटर का रेनफॉल यहाँ पे होता है। और जहाँ पे भी दुनिया में डेजर्ट पाए जाते हैं या डेजर्ट के प्रोसेस में जो एरिया है अभी रीजन दुनिया में, वहाँ पे 101% लेस देन 50 सेंटीमीटर ही रेनफॉल होता है। अप टू 5 सेंटीमीटर वाला रीजन तो डेजर्ट होता ही होता है। इट हैज़ ऑरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। और इसीलिए ऐसे एरिया का, इस एरिया का जो क्लाइमेट होता है उसको हम ऑरिड क्लाइमेट वाला एरिया बोलते हैं। क्योंकि रेनफॉल लो होने के कारण यहाँ पे कोई वेजिटेशन के लिए कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होती है। यहाँ पे ना तो फॉरेस्ट देखने को मिलता है आपको, ना तो कोई वेजिटेशन देखने को मिलता है आपको, राइट। सो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो फिगर 2.9, यहाँ पे आपको डेजर्ट शो हो रहा है और काफी ड्यून्स दिख रही है और बहुत सारी ट्राइबल जो वुमेन्स है वो वाटर के लिए मटकाज लेके इधर उधर क्या कर रही है, घूम रही है, राइट। सो द बर्चनास शेप dunes cover the larger area, but longitudinal dunes become the more prominent near the इंडो-पाकिस्तान बाउंड्री। तो ये इंडो-पाकिस्तान बॉर्डर जहाँ पे है, राइट, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम ये सब ड्यून्स वाला एरिया देखने को मिलता है। इफ़ यू विजिट द जैसलमेर, यू मे गो सी अ ग्रुप ऑफ ब्रांचेस। तो यहाँ पे एक सिटी है जिसको हम जैसलमेर बोलते हैं, वहाँ पे ये ड्यून्स की रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे कोस्टल प्लेन्स। तो हमारे यहाँ पे जो कोस्टल प्लेन्स मैक्सिमम देखने को मिलते हैं वो ईस्ट कोस्ट लाइन में देखने को मिलते हैं और इसके अलावा वेस्ट कोस्ट लाइन में देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, वेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो ईस्ट कोस्ट लाइन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा क्या है, नैरो है। The peninsular plateau is flanked by the stretches of narrow coastal strip running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal. Bay of Bengal on the east. The western coast, sandwich between the Western Ghats and the Arabian Sea, is a narrow plain. It consists of three sections. That is, northern part of the coast is called Konkan, that is Mumbai Goa. तो मुंबई गोवा का जो रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे, कोकन बोलेंगे यहाँ पे। द सेंट्रल स्ट्रेट इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन, while the southern stretch is refers to as the मालाबार कोस्ट लाइन, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम में ये तीनों कोस्ट लाइन पूछी जाती है और ऑर्डर में पूछी जाती है कि नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन में अगर चलना हो तो पहले कौन सी कोस्ट लाइन आएगी, उसके बाद में कौन सी, एंड सो ऑन। या अगर साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में चलना हो तो पहले मालाबार आएंगी, उसके बाद में कन्नड़ आएंगी, उसके बाद में कोकन आएगी, राइट। तो अगर आपको बोला गया कि गुजरात से कन्याकुमारी जाना हो तो कौन कौन से कोस्ट लाइन से जाना होगा, तो ये आइडिया क्लियर होनी चाहिए और इसको मैप में दिखाना है, मुझे सेंड करो आप लोग, राइट। तो जो भी मैं बातें यहाँ पे कर रहा हूँ, ड्यून्स की, प्लेन्स की, प्लेट्यू की, सेंट्रल हाईलैंड की, राइट, हिल्स की या कोस्ट लाइन की, सब चीज़ें मैप में दिखाई आप लोग। यहाँ पे देखिए वुमेन्स आर वर्किंग इन द फार्म। तो ये कोस्ट लाइन वाला एरिया है जहाँ पे पैडी को लिया जाता है। द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, ओके, इन द नदर्न पार्ट। इट इज रेफर टू द नदन, सरकार भी बोलते हैं या सिरकार भी बोलते हैं, ये याद रखिए। अभी हमने अभी वेस्ट कोस्ट लाइन को देखा, अभी ईस्ट कोस्ट लाइन में सबसे नॉर्थ में जो कोस्ट लाइन देखने को मिलती है उसको सरकार बोलते हैं या तो फिर सिरकार बोलते हैं। वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज द करोमंडल कोस्ट लाइन। तो यहाँ पे मेनली टू टाइप्स ऑफ कोस्ट लाइन देखने को मिलती है। द नॉर्थ वर्ड एक्सटेंशन वाली
सरकार हो गई, और साउथ वर्ड जिसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है वो करोमंडल हो गई. सो कोस्ट लार्ज रिवर सच एज द महानदी एंड द गोदावरी, द कृष्णा, ये तीनों रिवर जो है वो सबसे बड़ी रिवर देखी जाती है डेक्कन प्लेट्यू में. और इसी के स्ट्रेच में ये आपको कोस्ट लाइन देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो रिवर्स है वो बे ऑफ बंगाल में जाके ट्रेन होती है और यहाँ पे बहुत बड़ा एक डेल्टा क्रिएट करती है. और इस डेल्टा एरिया में आपको जो सॉइल देखने को मिलती है वो कौन सी सॉइल होती है? एल्यूवल सॉइल होती है. और एल्यूम जो होता है वो ये रिवर क्या करती है? फ्लो अप करके लाती है डाउन में, राइट. सो आपको वेस्टर्न घाट में ये सब डेल्टा देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रीम्स होती है रिवर की वो बहुत छोटी छोटी होती है. और एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का जो रॉक पैटर्न है वो काफ़ी डिफिकल्ट होने के कारण, काफ़ी स्ट्रांग होने के कारण उसको ये रिवर क्या नहीं कर पाती है? ब्रेक नहीं कर पाती है. और वहाँ पे कुछ नेचुरली पासेस है, बस उसी को हम घाट बोलते हैं, जैसे अम्बा घाट, मुंगा घाट, नासिक के पास में घाट है. तो ये कुछ पासेस है जहाँ से गवर्नमेंट ने कुछ मतलब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की है. अदरवाइज तो ये काफ़ी डिफिकल्ट है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को असेंबल करना इस घाट में काफ़ी डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू ईस्ट घाट, राइट. सो आपके लिए एक क्वेश्चन है. द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया. इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा. ये तो एक फैक्ट है, राइट. महानदी डेल्टा में एक चिल्का लेक देखने को मिलता है आपको. तो इसको आपको मैप में शो करना है, राइट. और इसके क्या फीचर्स है उसको भी ड्राफ्ट करके मुझे भेजना है, राइट. सो देखते हैं आइलैंड्स. तो आइलैंड के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे हमारा लेक्चर शुरू हुआ था लास्ट लेक्चर में. सो देख लेते हैं हमारे यहाँ पे कौन सा आइलैंड है, कितने आइलैंड्स है, उसका एक्सटेंट क्या है, उसके फीचर्स क्या है. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेन लैंड. इंडिया की बहुत बड़ी लैंड है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं. कितना एक्सटेंड है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है. तो बिसाइड दिस द कंट्री हैज़ आल्सो टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड. तो हमारे यहाँ पे दो ग्रुप है आइलैंड के. ग्रुप का मतलब एक ही आइलैंड का ना होना, बहुत सारे आइलैंड होते हैं, राइट. जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड में 550 से ज़्यादा क्या है, वहाँ पे छोटे मोटे आइलैंड्स है. कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइलैंड ग्रुप्स? तो आपको इसके नेम बताना है और आपको पता भी है. तो जैसे एक आप देख रहे हो पिक्चर में, तो यहाँ पे वाटर बॉडी है और वाटर बॉडी के बीच में क्या है? लैंड का टुकड़ा है, इसी को हम आइलैंड बोलते हैं, राइट. सो फिगर 2.11 अबाउट द आइलैंड. लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट लाइन. देखो मालाबार कोस्ट लाइन केरला में है, केरला में स्प्रेड हुई है इन बिटवीन द अरेबिक सी एंड केरला. तो यहाँ से अगर आपको कहाँ पे पहुँचना है, लक्षद्वीप आइलैंड पहुंचना है, तो आपको ट्रैवल करना होगा अबाउट 450 किलोमीटर, 445 कुछ तो है. तो मान के चलते हैं अराउंड 450 किलोमीटर. और जैसे कि मैंने बताया इसके ठीक नीचे साउथ में कौन सी कंट्री है? लास्ट टाइम बोला था मालदीव है, राइट. और मालदीव के साथ में हमारे रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं. तो ये मालदीव ने अभी अभी किसके साथ में एग्रीमेंट किया है? चाइना के साथ में. चाइना को अपने बहुत सारे आइलैंड क्या कर दिए? रेंट पे दे दिए. और चाइना क्या चाहता है कि वहाँ पे आगे जाके मिलिट्री बेस बनाए जाए और इंडिया के ऊपर में वॉच रखा जाए, इंडिया के ऊपर में प्रेशर बनाया जाए. तो इसीलिए ये जो आइलैंड्स होते हैं उनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है किसी भी देश के लिए. ये भी बात साथ साथ में याद रखिए, और आंसर में इसको भी आप कोट कर सकते हो. अर्लियर दे वेयर नोन एज द लकी ड्यू, राइट. तो ये पहले पहले इसको क्या बोला जाता था, इसके बारे में उसके कुछ नेम्स दिए, मिनिकॉय, अमीन ड्यू एटसेट्रा. बट इन 1973 दीज वेयर रीनेम एज अ लक्षद्वीप. 1973 के बाद में जब इंदिरा की गवर्नमेंट थी तब, तो इंदिरा जी ने इनके नाम बदल दिए थे, राइट. सो लक्षद्वीप कर दिया था इन सब का नेम. इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर. तो इनका जो जियोग्राफिकल एक्सटेंड है थोड़ा सा छोटा सा मिलेगा आपको, 32 स्क्वायर किलोमीटर का है. कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप. यहाँ पे कवरत्ती करके एक सिटी है, आइलैंड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट है. एज एन पोर्ट इसका यूज़ होता है. और बाकी लॉजिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है, जो भी मरीन रिसोर्सेस है उसका. तो इसको इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बना है, मतलब ये कैपिटल है उसकी. दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्लोरा और फोना की क्या होगी? डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी. द पीटी आइलैंड विच इज़ द ऑन इनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी. तो यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है और ये काफ़ी न्यूज़ में रहती है. और
इसके आजू बाजू में कोरल रीफ्स पाए जाते हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये कोरल क्या होता है, कोरल रीफ क्या होता है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो कोरल पॉलिप्स आर द शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होती है। इसका नेम आपको याद रखना है, कोरल पॉलिप्स बोलते हैं इसको, विच लिव ऑन द कॉलोनीज, दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। तो इनका जो जहाँ पे हैबिटेट होता है, तो उसके हैबिटेट को याद रखना है कि ये कोरल पॉलिप जो होते हैं शैलो एंड मड फ्री वार्म वाटर में ये क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, और ये एक मटेरियल को हमेशा सीक्रेट करते रहते हैं। उस मटेरियल का नेम दिया है यहाँ पे, केमिकल कंपोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट। और यही कैल्शियम कार्बोनेट से यहाँ पे एक वॉल जैसी सिचुएशन बन जाती है जिसको हम कोरल रिफ बोलते हैं। द कोरल सिक्रेशंस एंड देयर स्केलेटॉन्स, और इनके जब रिमेन्स बच जाते हैं, अवशेष जिसको बोलते हैं हम, फ्रॉम द कोरल डिपॉजिट्स, तो ये डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है जिस एरिया में, इन द फॉर्म ऑफ रिप्स। और इसी जो एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होता है या डिपोजिशनल वर्क जो देखने को मिलता है, उसको हम कोरल रिप बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कोरल रिप, देन यू हैव टू राइट दिस ऑल, राइट। दे आर मेनली ऑफ थ्री काइंड्स, और इसमें भी अलग अलग थ्री टाइप्स होते हैं। बैरियर रीफ, मतलब एक बैरियर का वर्क करने वाली जो रीफ है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, अगर आपको वहाँ से ट्रैवल करना है तो आपको एज एन ऑब्स्टेकल उसको फेस करना होगा, तो देन उसको हम बोलेंगे बैरियर रीफ। फ्रिंज रीफ एंड अटोल्स, राइट। तो ये थ्री कैटेगरीज है। तो अलग से हम जैसे फ्रिंजिंग क्या होता है, अटोल्स क्या होता है, वो बाद वाले लेक्चर में कवर करेंगे जब ड्रेनेज को अलग से पढ़ेंगे। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द फोर्थ काइंड ऑफ कोरल रीफ। तो ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ ईस्ट साइड में, वेस्ट साइड में ये सब पाया जाता है, और सबसे बड़ी कोरल रीफ वहीं पे पाई जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है और मैक्सिमम मरीन बॉर्डर शेयर करता है एज कम्पेयर टू इंडिया। सो अटोल्स आर द सर्कुलर और हॉर्स शू शेप कोरल रीफ। तो यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है उसको याद रख। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, रीफ किसको बोलते हैं, राइट। नाउ यू सी द elongated chain of the island located in the Bay of Bengal। बे ऑफ बंगाल में आपको एक चेन जैसा ही आइलैंड मिलेगा। आप मार्कर मत चलाइए स्क्रीन के ऊपर में, राइट। दीज आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दे आर बिगर इन साइज, are more numerous and scattered. The entire group of island is divided into two broad categories, that is Andaman in the north side and Nicobar in the south. It is believed that these islands are an elevated portion of the submarine mountain। जैसे कि मैंने बताया था, जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हिस्ट्री है हमारे इंडिया की, जैसे पहले गोंडवाना लैंड हुआ करती थी, वो टूट गई, उसके बाद में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हो गई, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया ईस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगा, और जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगा, और उसके बाद में यूरेशियन प्लेट के साथ में टकराया यूरे। उसके बाद में जो सेडिमेंट्स है ऊपर आने लगे, वो 33 में के वगैरह, और उसके बाद में जो माउंटेन रेंज फॉर्म हुई, तो ये माउंटेन रेंज वहाँ से जो स्टार्ट होती है, राइट, जैसे कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ से जब यू टर्न लेती है और आपकी नागालैंड मणिपुर होके नीचे आने लगती है, तो वो बे ऑफ बंगाल में भी मर्ज कर जाती है। तो बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान निकोबार के जो आइलैंड दिखते हैं, वो एक्चुअली हिमालय माउंटेन के ही रिमेन्स है, ये बोला जाता है। तो जो अभी वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, तो ये याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पे मतलब टॉपिक है, कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसकी हिस्ट्री यही है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री, ये बताया है मैंने आपको। देयर इज द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड। दिस आइलैंड लाइज क्लोज टू द इक्वेटर, और इक्वेटर के बहुत क्लोज है यहाँ पे, मतलब ट्रॉपिकल जोन में आता है पूरी तरह से। इक्वेटर मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड, राइट। तो आपको इसको जब मेंशन करोगे आप, तो इसकी लैटिट्यूड मेंशन करना है कि लक्षद्वीप जो आपके अंडमान निकोबार आइलैंड है वो कितने लैटिट्यूड पे है, और वहाँ से कन्याकुमारी कितने लैटिट्यूड पे है। जैसे इसमें 4 डिग्री का डिफरेंस है, अभी आप ये डिसाइड करो कि ये कितने डिग्री पे है, राइट। सो डू यू नो इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन द बैरन आइलैंड। तो ये जो बैरन आइलैंड है,
यहाँ पे एक एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है जो कि अंडमान निकोबार में है। ये फैक्ट याद रखना है आपको। A detailed account of the different physiographic unit highlights the unique features of the Earth region. It would, however, to clear that each region complement the other and makes the country richer in its natural resources. तो किसी भी देश को अगर नेचुरल रिसोर्स में रीच होना है तो उसके फिजिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस टाइप के फिजिकल फीचर्स उस कंट्री में होंगे उस टाइप के रिसोर्सेज उस कंट्री में पाए जाते। तो इंडिया में वो सभी फीचर्स अवेलेबल है जो पूरे वर्ल्ड में नहीं होते एक ही कंट्री में, राइट। तो इंडिया, उस व्यू से देखा जाए तो इंडिया में मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास में प्रॉपर टेक्नोलॉजी न होने के कारण या इंस्टीट्यूशनल सेटअप न होने के कारण हम उन सभी रिसोर्सेज को बाहर नहीं निकल पा रहे, या तो फिर उन सभी मटेरियल को एज एन रिसोर्स हम यूज़ नहीं कर पा रहे। सो ये एक बड़ा चिंता का विषय है और ये आने वाले जनरेशन के लिए चैलेंज है। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल। तो माउंटेन्स को एक मेजर सोर्स बोला जाता है वाटर का और फॉरेस्ट का, जो कि हमारे यहाँ पे बहुत अबुंडेंट इन नेचर है। द नदर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। तो नदर्न प्लेन को हमारे कंट्री की ग्रेनरीज बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है, एल्यूवल सॉइल है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है, फ्लैट एरिया होने के कारण और वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल होने के कारण। दे प्रोवाइड द बेस ऑफ अर्ली कल्टीवेशन। तो शुरुआत के दौर में जो कल्टीवेशन हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है इंडियन लैंड में, वो वहीं से हमको एविडेंसेस मिलते हैं और वहीं पे है। द प्लेटू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। तो प्लेटू की जहाँ तक बात करते हैं तो वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जब हम छोटा नागपुर के प्लेटू को स्टडी किया हम लोगों ने, तो वहाँ पे देखा हमने कि सबसे ज़्यादा मिनरल्स वहीं पे, विच हैज़ प्लेड अ क्रूसियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। तो हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुआ है या डेवलप और भी ज़्यादा होगा, तो इसमें हमारा प्लेट्यू का काफ़ी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि ये मिनरल रिच होने के कारण। द कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड द साइट्स फॉर द फिशिंग। तो ये जो आइलैंड ग्रुप्स है हमारे और कोस्टल रीजन है, यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई है। एंड पोर्ट एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को डॉक किया जाता है और यहाँ से जो हमारा नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज़ है वो चलती है। Thus is the diverse physical feature of the land have immense future possibility of the development। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे पास में अगर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है फिजिकल फीचर में, तो हमें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हम डेवलप कर सकते हैं। सो हियर वी कंक्लूड द चैप्टर एंड यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज, राइट, एंड सेंड मी ऑन द ग्रुप। So now we are going to stop this meeting, right? If you have any doubts, you may ask me in the next meet, right?